तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 के बारे में। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 3rd एंड 4th दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इट डजेंट मैटर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो या फिर बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें टोटल आपको 9 लेसन्स पढ़ने हैं। लेसन 1 में आपको पढ़ना है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में, यानी जो ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनको आपको समझना है। लेसन 2 में आप पढ़ोगे भारत में पर्यावरणीय कानून एवं पर्यावरणीय विधान के बारे में, यानी इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंटल लॉज है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसके बारे में आपको लेसन 2 में जानने को मिलेगा। लेसन 3rd में आपको पढ़ना है जैव विविधता और उसके खतरों के बारे में, यानी आखिर जैव विविधता होती क्या है और क्या क्या खतरे हैं जैव विविधता को, इसके बारे में आपको समझना है यूनिट 3rd के अंदर। चलिए हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में, यानी लेसन 4 के बारे में। तो लेसन 4 के अंदर आपको बेसिकली जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेसन 3rd में आपने पढ़ा था जैव विविधता के बारे में और उसके खतरों के बारे में, और वहीं लेसन 4 में हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में और हम किस तरीके से जो जैव विविधता है, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको हम बचा सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेसन 4 के अंदर। तो लेसन 5 में हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यानी सतत विकास के बारे में। इसका मतलब है जो हमारे पास करंट रिसोर्सेज हैं, इसका हम किस तरीके से यूज़ करें जिससे कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन तक भी ये रिसोर्सेज पहुंच सके, और वो जो नई जनरेशन्स हैं वो भी इन रिसोर्सेज का, इन संसाधनों का यूज़ कर सकें। तो इसके बाद लेसन 6 में आपको पढ़ना है मानव समुदाय और पर्यावरण के बारे में, मतलब ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट के बारे में आप पढ़ोगे लेसन 6 के अंदर। और लेसन 7 के अंदर हम बात करेंगे भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में, यानी किस तरीके से इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था उसके बारे में हमें पढ़ना है लेसन 7 के अंदर। लेसन 8 के अंदर हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में, और लेसन 9 के अंदर हम बात करेंगे पर्यावरण विज्ञान की व्यवहारिक समझ के बारे में, यानी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में हम लेसन 9 के अंदर बात करेंगे। तो ये तो हमने समझ लिया इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं इनको टोटल 1 घंटा 45 मिनट दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए जो कि 30 मार्क्स का होता है और पार्ट बी जो कि 20 मार्क्स का होता है। तो जो टोटल मार्क्स है वो 50 मार्क्स का पेपर होता है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जो एसओएल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी जो एसओएल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए जो कि 30 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 20 मार्क्स का होता है, और जो पार्ट सी है वो भी आपका 20 मार्क्स का होता है। तो जो टोटल है वो 70 नंबर का आपका ये पेपर होता है, और टोटल 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में, जो कि है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़, यानी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ये अलग अलग ईयर में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा रहा है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, और इसके क्या रीजंस है, और जलवायु परिवर्तन यानी जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या इफेक्ट होता है, और हमारे सामने जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और हम किस तरीके से इन सभी चैलेंजेस को पार कर सकते हैं, इन सभी चैलेंजेस से निपट सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में भी हमें बताना है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप इसी कंक्लूजन पर पहुंचोगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में।
तो अपने आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे जलवायु परिवर्तन होता क्या है, यानी क्लाइमेट चेंज आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का मतलब है पृथ्वी के मौसम में लंबे समय तक होने वाले बदलाव। इसी को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। इन बदलाव में तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा, हवा और मौसम, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, इसमें शामिल की जाती है। और ये बदलाव प्राकृतिक कारणों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आजकल इसका जो मेन रीज़न है वो है इंसानों की गतिविधियाँ, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जलवायु परिवर्तन का यानी क्लाइमेट चेंज का। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे ईंधन जलाना, जंगल काटना, प्रदूषण फैलाना, ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से जो हमारा जलवायु है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता जा रहा है। यानी क्लाइमेट चेंज की जो सबसे बड़ी वजह है आज के टाइम पर वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि आखिर जलवायु परिवर्तन होता क्या है यानी क्लाइमेट चेंज होता क्या है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो धरती का तापमान है यानी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मौसम के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गर्मी, बाढ़, सूखा और तूफान जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जलवायु परिवर्तन होता क्या है, क्लाइमेट चेंज है क्या। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारणों के बारे में, यानी क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से रीजंस हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो प्राकृतिक कारणों के अंदर हम समझेंगे पृथ्वी के झुकाव के बारे में, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन के बारे में और जलवायु विस्फोट के बारे में, यानी किस तरीके से ये चीज़ें जलवायु परिवर्तन को इफेक्ट करती है और ये सभी किसके अंडर आते हैं, प्राकृतिक कारण के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन है उसमें मानव का हाथ है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब क्लाइमेट चेंज के मानवीय कारणों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में, वनों की कटाई के बारे में और औद्योगिकरण और शहरीकरण के बारे में, यानी किस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं यानी जो मानव एक्टिविटीज़ हैं ये किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करती है, इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के प्राकृतिक कारणों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं पृथ्वी के झुकाव के बारे में कि आखिर किस तरीके से जो पृथ्वी का झुकाव है वो क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर हल्का सा झुका हुआ है यानी टिल्टेड है, और ये जो झुकाव है ये समय समय पे बदलता रहता है। और जब झुकाव बदलता है तो जो सनलाइट है, जो सूरज की किरणें हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में पड़ती है। यानी जैसा कि आपको पता ही होगा जो पृथ्वी है वो अपने ध्रुव पर हल्की सी टिल्टेड है यानी झुकी हुई है, और ये जो झुकाव है ये थोड़े थोड़े टाइम पर बदलता रहता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो पृथ्वी के अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट में पड़ती रहती है, और इससे तापमान में बदलाव होता है, यानी जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, और इसी की वजह से मौसम बदलते हैं और लंबे समय में जलवायु में परिवर्तन होने लगता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि लाखों सालों में धीरे धीरे होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं महासागरीय धाराओं में परिवर्तन के बारे में, यानी किस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महासागरों में पानी लगातार बहता रहता है, जिससे कि जो गर्म और ठंडा पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता रहता है। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये धाराएं धीमी, तेज या फिर अपनी दिशा बदल लेती है तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका टेम्परेचर और वर्षा का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, और यही समुद्री धाराओं का जलवायु परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्राकृतिक कारणों के अंदर चलिए हम बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनमें से धूल, राख और गैसें वायुमंडल में फैल जाती है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाती है, जो कि सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। मतलब ये जो गैसें होती है ये आसमान में जाकर यानी हमारे इन्वायरमेंट में जाकर एक घेरा बना लेती है, जो कि सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, जिसकी वजह से टेम्परेरी बेसिस पर जो टेम्परेचर है वो कम हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी भी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो कि लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहने की वजह से ये क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है।
तो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों को समझने के बाद चलिए अब हम समझते हैं जलवायु परिवर्तन के मानवीय कारण के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में कि ये किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कोयला, तेल या गैस को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस गैस जैसी हानिकारक गैसें प्रोड्यूस होती है यानी निकलती है। और ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती है, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा बना लेती है जो कि सूरज की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। अब जब अर्थ के अंदर गर्मी फंसी रहेगी तो इससे क्या होगा, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो इसका अगला रीज़न है वनों की कटाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर वातावरण को साफ करते हैं, यानी हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। लेकिन जब पेड़ ही काट दिए जाते हैं तो ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि जो CO2 है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और जलवायु बदलने लगती है। और इसके अलावा पेड़ पौधों की कमी से ही बारिश का पैटर्न भी बदल जाता है। तो नेक्स्ट है औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि शहरों में वाहनों, कारखानों, फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ग्रीन हाउस गैसें और रसायन वातावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ पृथ्वी के टेम्परेचर को भी लगातार बढ़ाते रहते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन तेज होता है। सो आई होप अब आपको जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं यानी जो मानवीय कारण है वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, यानी क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला इफ़ेक्ट है तापमान में वृद्धि यानी टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी का जो औसत तापमान है यानी टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की कमी, जंगलों में आग और हीट वेव जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो नेक्स्ट है वर्षा पैटर्न में बदलाव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो बारिश के पैटर्न पे पड़ता है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से कई स्थानों पर लंबे समय तक सूखा और कई स्थानों पर लंबे समय तक बारिश ही बढ़ते रहती है। अब जब लंबे समय तक बारिश पड़ेगी तो उससे बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होगी और इसका सीधा इफेक्ट हमें कृषि उत्पादन पर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है हिमनदों और बर्फ का पिघलना। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर और बर्फ की जो चादर है वो तेजी से पिघलती जा रही है, जिससे समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और इससे तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी सिचुएशन भी पैदा हो रही है और कई छोटे द्वीप डूबने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिससे तटीय स्थानों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो क्लाइमेट चेंज का जो अगला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो जैव विविधता पर देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब पृथ्वी का तापमान यानी टेम्परेचर बदलता है तो कई जानवर और पेड़ पौधे अपने वातावरण में जीवित नहीं रह पाते हैं। जंगलों के जलने, बर्फ के पिघलने और समुद्री तापमान बढ़ने से जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। इससे पृथ्वी की जो जैव विविधता है वो गंभीर खतरे में है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का कृषि और खाद्य सुरक्षा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि असमय बारिश, सूखा, बाढ़ और तापमान में बदलाव की वजह से कृषि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। फसलों की जो पैदावार है वो कम होने लगती है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और इससे जो खाद्य संकट जैसी समस्याएं हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि मानव के स्वास्थ्य पर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारी बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और स्किन जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। मौसम के बदलने से मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां भी फैलने लगी हैं और इसके साथ ही प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधित समस्याएं भी अब आम हो गई हैं। तो अभी तक हमने समझा था क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं, यानी इसके क्या क्या उपाय हैं, इसके क्या क्या सॉल्यूशन हैं।
तो इसके अंदर चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा के यूज़ के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सौर, पवन और जल ऊर्जा के यूज़ को बढ़ाकर हम प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों को कम कर सकते हैं। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते और जलवायु को स्थिर रखने में हेल्प करते हैं। तो इसका अगला उपाय है वृक्षारोपण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से हवा शुद्ध होती है और CO2 कम होता है। पेड़ और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और बारिश के संतुलन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो मैं आपको बता दूं कि गाड़ियों, उद्योगों और बिजली उपयोग से होने वाले उत्सर्जन को कम करना जरूरी है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की गति धीमी होती है। तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी देशों को एक साथ मिलकर पर्यावरण नियम बनाने और लागू करने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रयासों से बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है जलवायु शिक्षा और जन जागरूकता। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण और समाधान के बारे में शिक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूकता बढ़ने से लोग पर्यावरण हितैषी आदतें अपनाते हैं। तो ये सभी कुछ उपाय थे जो कि क्लाइमेट चेंज से निपटने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर, यानी वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास क्या क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर कई सारे इम्पोर्टेंट प्रयास किए जा रहे हैं, कई सारे इम्पोर्टेंट एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। ये प्रयास देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिक समुदाय के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की पहल के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में एक अहम भूमिका निभाता है और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत वैश्विक नीतियाँ बनाई जाती हैं। और इसके अलावा हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें देश जलवायु लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट है पेरिस समझौता। तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में हुआ ये समझौता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास है। और इसमें सभी देशों को अपने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस तय करने होते हैं। तो नेक्स्ट है नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा। तो मैं आपको बता दूं कि सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पर जो निर्भरता है उसे कम करने का प्रयास है। और तो और कई सारे देश नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य अपना रहे हैं। तो नेक्स्ट है जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकसित देश विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे फंड बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद देना है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान खोजते हैं। G20, WTO और अन्य मंचों पर भी जलवायु मुद्दों पर चर्चा होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है जो प्रकृति, मानव जीवन और अर्थव्यवस्था सभी को प्रभावित कर रही है। अगर हम अभी से मिलकर सही कदम उठाएं तो भविष्य को सुरक्षित और संतुलित बनाया जा सकता है। तो अभी तक हमने पढ़ा जलवायु परिवर्तन होता क्या है और जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण है। इसके अंदर भी हमने 2 चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था, एक जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों के बारे में और जलवायु परिवर्तन के मानवीय कारणों के बारे में। इसके बाद हमने बात की थी जलवायु परिवर्तन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि हम किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इन नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो नेक्स्ट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओजोन परत के ऊपर पूछा जाता है, जिसमें आपसे सिंपली पूछा जाता है कि ओजोन परत
क्षरण के कारण एवं प्रभाव के बारे में बताइए। मतलब इसके अंदर हमें बताना होता है जो संताप मंडल में पाई जाने वाली हमारी ओजोन परत है उसके क्षरण के क्या क्या कारण हैं। देखिए, क्षरण का मतलब होता है ओजोन परत की लेयर का पतला हो जाना। तो आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ओजोन परत की जो लेयर है वो पतली हो गई है, इसके बारे में हमें बताना है। और इसके साथ ही हमें बताना है कि ओजोन परत के जो लेयर है पतले होने की वजह से उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे इन्वायरमेंट के ऊपर, इसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि आखिर ओजोन परत होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाने वाली एक सुरक्षात्मक परत है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। देखिए, ओजोन परत क्षरण का मतलब है ओजोन परत का पतला हो जाना, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सो आई होप आपको ओजोन परत के बारे में एक छोटा सा आइडिया आ गया होगा कि आखिर ओजोन परत होती क्या है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं ओजोन परत क्षरण के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका यूज़ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में होता है और ये गैसें वायुमंडल में पहुँचकर ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। यानी सिंपल वर्ड्स में बताओ तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो ओजोन परत है वो पतली होती जा रही है। तो इसका अगला रीज़न है हेलोन गैस का उत्सर्जन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होने वाली हेलोन गैस भी ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाहनों और फैक्ट्रियों से जो भी प्रदूषण निकलता है उसकी वजह से भी ओजोन परत पतली होती जा रही है। मतलब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ओजोन परत को कमज़ोर करती है। और इसके अलावा रॉकेट और जेट विमानों का जो धुआं होता है वो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। मतलब ऊंचाई पर उड़ने वाले जो रॉकेट होते हैं और जो विमान होते हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है और इन गैसों से ओजोन अणु टूटते हैं और परत पतली होती है। तो नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है और इन्हीं गैसों की वजह से वायुमंडल में रासायनिक परिवर्तन होते हैं यानी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि ओजोन को कमज़ोर करते हैं, जो ओजोन की लेयर है उसे पतला करते हैं। तो ये सभी वो रीजंस थे जिनकी वजह से जो हमारी ओजोन परत है वो पतली होते जा रही है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि जो ओजोन परत है उसकी लेयर पतली होती जा रही है तो इसका क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन परत पतली होती जा रही है तो इसके 3 मेन इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका जो पहला इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर देखने को मिलेगा और इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट होता है वो इन्वायरमेंट के ऊपर होता है और इसका जो तीसरा इफ़ेक्ट होता है वो जलवायु के ऊपर होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और इसके साथ ही पराबैंगनी किरणों से मोतियाबिंद और आंखों की अन्य बीमारियां भी होती हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ओजोन परत के पतले होने की वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूवी किरणें फसलों की वृद्धि को रोकती है, मतलब जो फसलों की ग्रोथ है उसे रोकती है और पैदावार को कम करती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो यूवी किरणें होती हैं यानी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो पौधों और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो यूवी किरणें होती हैं वो समुद्री जीवन को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, यानी समुद्र में रहने वाले जितने भी जो जीव जंतु हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये जो यूवी किरणें होती है ये मछली के अंडे को नुकसान पहुँचाती है जिससे समुद्र पारिस्थितिक जो तंत्र होता है वो इफेक्ट होता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन परत के कमज़ोर होने से पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती है। मतलब इसकी वजह से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। इसे ही हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओजोन परत के कमज़ोर होने की वजह से वातावरण में यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हानिकारक गैसें बढ़ जाती हैं जो कि अम्लीय बारिश का कारण बनती है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ओजोन परत है क्या और ओजोन परत के पतले होने के क्या क्या रीजंस थे और उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं।
तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन परत का क्षरण हमारी सेहत, पर्यावरण और जलवायु तीनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रदूषण को कम करें और CFC जैसे हानिकारक गैसों का उपयोग बंद करें। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जैव विविधता के संरक्षण के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में जैव विविधता के संरक्षण के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो आंसर होता है वो हमेशा सेम होता है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे एक ही चीज़ पूछी जा रही है कि भारत में जो जैव विविधता संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं उनमें राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्व की क्या भूमिका है, इनका क्या रोल है जैव विविधता के संरक्षण में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जैव विविधता संरक्षण होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता संरक्षण का मतलब है धरती पर रहने वाले सभी जानवरों, पेड़ पौधों और उनके पर्यावरण को बचाना ही जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि आखिर हमें जैव विविधता को बचाने की ज़रूरत क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जैव विविधता को बचाने की ज़रूरत है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, और हमारे खाने पीने की चीज़ें और फसलें जैव विविधता से ही आती है, और कई सारी दवाइयाँ पेड़ पौधों से आती है और जानवरों से बनाई जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता से हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने में मदद मिलती है, क्योंकि जैव विविधता से पर्यावरण में आपदाओं का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। और इसके साथ ही जैव विविधता टूरिज्म, कृषि और मछली पालन जैसे उद्योग का बेस है, यानी आधार है, जो कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करके जलवायु को स्टेबल रखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलुप्त होने वाले प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण जरूरी है। और इसके अलावा जैव विविधता के संरक्षण की हमें ज़रूरत है भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन बचाने के लिए। और एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता से हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी सुविधाएं जैसे स्वच्छ हवा, पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलती है। सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जैव विविधता संरक्षण है क्या और ये क्यों जरूरी है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें से राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व का बड़ा योगदान है। ये सभी जानवरों और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में, यानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एरिया जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, और यहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। और ये जो एरिया होता है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। अगर मैं कुछ नेशनल पार्क्स के एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो है जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और ये बाघों के संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दूसरा है कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है, और ये एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि जो नेशनल पार्क्स हैं, यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है, उनका वन्य जीवों के संरक्षण में क्या योगदान है, इनका क्या रोल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यानी जो नेशनल पार्क होते हैं, उनमें जानवरों को उनके प्राकृतिक जगह में सुरक्षित रखा जाता है। ये जानवरों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं, यानी जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनमें जैव विविधता का संरक्षण होता है, जिससे न सिर्फ वन्य जीवों की प्रजातियाँ बचती है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र भी संतुलित रहता है, यानी बैलेंस रहता है। और तो और ये लुप्त हो रही प्रजातियों जैसे बाघ, गेंडे और तेंदुओं की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नेशनल पार्क के बाद चलिए हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एरिया खास तौर पर जंगली जानवरों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, और तो और यहाँ पर कुछ हद तक जो गतिविधियाँ होती है उनकी परमिशन होती है, जैसे चराई करना या फिर लकड़ी इकट्ठा करना। और ये जो एरिया होता है वो स्थानीय वन विभाग के कंट्रोल में रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य का
वन्य जीवों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसको समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभ्यारण्यों में पक्षियों, बाघों, हाथियों और अन्य प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। और इसके साथ ही ये जो अभ्यारण्य होते हैं, ये पर्यटकों यानी जो टूरिज्म होते हैं और शोधकर्ताओं के लिए जैव विविधता के रिसर्च के लिए भी काफ़ी एक अच्छा प्लेस है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोस्फीयर रिजर्व बड़े पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जहाँ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित किया जाता है। यहाँ सभी प्रजातियाँ और उनके सभी आवासों को सुरक्षित किया जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु और केरल में है, और ये एशियाई हाथी और बाघों के लिए फेमस है। और दूसरा है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये बाघों और मैंग्रोवन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का वन्य जीवों के संरक्षण में क्या योगदान है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोस्फीयर रिजर्व पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और ये प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने का एक तरीका है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो प्रमुख परियोजना है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें पहली परियोजना है बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट। थर्ड है सर्प परियोजना यानी प्रोजेक्ट स्नेक। एंड फोर्थ है मगरमच्छ परियोजना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी परियोजनाएं चलाई जा रही है क्योंकि इनकी जो संख्या है, जानवरों की संख्या है, ये विलुप्त होते जा रही है। तो इनके संरक्षण के लिए ये सारी परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बाघ परियोजना के बारे में यानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट बाघों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था और ये जो परियोजना है ये 1973 से चली आ रही है, यानी कि 1973 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसके तहत कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अगर हम इसके एम की बात करें, इसका जो गोल है वो बाघों की संख्या को बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना। तो नेक्स्ट है हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हाथियों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था और ये परियोजना, इस परियोजना के तहत कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया था। और इसका भी जो एम है वो हाथियों की संख्या को बढ़ाना है और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना है। तो नेक्स्ट है सर्प परियोजना यानी प्रोजेक्ट स्नेक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये परियोजना सांपों के अवैध शिकार, प्रदूषण और उनके आवास के नुकसान को रोकने के लिए बनाई गई है। और इसका जो एम है, जो लक्ष्य है, वो है भारत में सांपों की प्रजातियों का संरक्षण करना। तो इसके बाद हम बात करते हैं मगरमच्छ परियोजना के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट घड़ियाल, मगर और सागरीय मगरमच्छों की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसका एम है मगरमच्छों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना, उन्हें बचाना। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता संरक्षण प्रकृति का संतुलन बनाए रखने और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और संरक्षण परियोजनाएं मिलकर वन्य जीवों और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा करती है। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जैव विविधता और उसके खतरे के बारे में पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में जैव विविधता और उसको खतरों को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जैव विविधता को क्षति पहुंच रही है, यानी क्षति का मतलब होता है नुकसान पहुंचना। तो जैव विविधता को जो नुकसान पहुंच रहा है उसका रीजन क्या है। कभी कभी आपके एग्जाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जैव विविधता संकट में है, इसका क्या रीजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जैव विविधता होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता का मतलब होता है जीवित जीवों जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैविक विविधता या फिर जैव विविधता जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि जैव विविधता विलुप्त हो रही है या फिर आप कह सकते हो जो जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है उसका मेन रीजन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंसान बिना सोचे समझे जंगल काटते हैं, नदियाँ गंदी करते हैं और ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे जैव विविधता पर बुरा असर पड़ता है। मतलब इंसानी कामों की वजह से
कई प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होते जा रही हैं, विलुप्त होते जा रही हैं। तो जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, उसको क्षति पहुंच रही है, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला रीज़न है प्राकृतिक आवास का विनाश। मतलब जैसे जैसे हम जंगल काटकर खेत, घर या फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक वैसे वैसे ही जानवरों और पौधों का घर खत्म होता जा रहा है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके रहने की जगह ही खत्म होती जा रही है, जो कि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसका अगला रीज़न है लकड़ी और वन उत्पादों का ज़्यादा इस्तेमाल। मतलब जंगल से लकड़ी, कागज और ईंधन के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। जब पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई होती है तो जंगल की जो जैव विविधता है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो नेक्स्ट है अवैध शिकार। मतलब कुछ लोग जंगली जानवरों को मांस, हड्डी, दांत जैसी चीज़ों के लिए चोरी छिपे मारते हैं, ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके। और ये काम जैव विविधता के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे जानवर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसका अगला रीज़न है वनों की अवैध कटाई। मतलब जब बिना अनुमति या चोरी छिपे पेड़ काटे जाते हैं तो उसे पेड़ों की अवैध कटाई कहते हैं। इससे जंगल और वहाँ रहने वाले जैव विविधता दोनों को ही नुकसान होता है। तो इसका अगला रीज़न है शहरीकरण। मतलब जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, जंगल काटकर वहाँ घर और रास्ते बनाए जाते हैं। इसकी वजह से जंगल कम होते जा रहे हैं और वहाँ की जैव विविधता घटती जा रही है। तो इसका अगला रीज़न है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हवा, पानी और ज़मीन में गंदगी यानी प्रदूषण जैव विविधता को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये जानवरों और पौधों की ज़िंदगी मुश्किल बना देता है और उन्हें मार सकता है। और इसके अलावा उनके बच्चे पैदा करने की ताकत कम कर देता है और उनका घर बर्बाद कर देता है। तो नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। मतलब जलवायु बदलने की वजह से भी दुनिया का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। समुद्र का पानी बढ़ता है और मौसम भी अजीब हो जाता है। और इन सभी चेंजेस की वजह से जानवरों और पौधों के रहने की जगह खत्म होती जा रही है और नई नई बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो इसका अगला रीज़न है प्राकृतिक आपदाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाढ़, सूखा, जंगल की आग, भूकंप जैसी आपदाएं जानवरों और पौधों पर एक बुरा असर डालती है। इन आपदाओं में कई प्रजातियां मर जाती हैं, इसीलिए ये जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जैव विविधता है क्या और जैव विविधता को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानों से ही है, क्योंकि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से जैव विविधता को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो ये तो हमने देख लिया जैव विविधता होती क्या है और जैव विविधता को किन किन रीजन की वजह से नुकसान पहुंचते जा रहे हैं और जैव विविधता विलुप्त होती जा रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जैव विविधता से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनके आर्थिक मूल्यों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जंगल और पौधों से हमें खाना, साफ पानी, ईंधन और दवाइयाँ मिलती है। जानवरों से हमें मांस, अंडे और दूध मिलता है। साथ ही जंगल हमें बाढ़ और मौसम के खतरों से बचाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके पारिस्थितिकी मूल्यों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता हमारी धरती का संतुलन बना कर रखती है, यानी बैलेंस बनाती है। ये जलवायु को कंट्रोल करती है और प्रदूषण को कम करती है, यानी पॉल्यूशन कम करती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे जलवायु बदलने की जो रफ्तार होती है वो धीमी हो जाती है। और इसके साथ ही पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है, जिससे कि बाढ़ और भूस्खलन नहीं होता। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके सामाजिक मूल्यों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता हमारे लिए कई सामाजिक मूल्य प्रदान करता है। जैव विविधता हमें मनोरंजन, शिक्षा और आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करता है। जैसे लोग प्रकृति में समय बिताकर आनंद का अनुभव महसूस करते हैं और इसके साथ ही साथ ये तनाव को भी कम करता है। तो आपके एग्जाम में जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विस्तार से व्याख्या करें। तो चलिए हम समझते हैं आखिर ये 1972 का भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1972 में भारत में वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया था, एक रूल बनाया गया था। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जैव विविधता को बनाए रखना और वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाना।
इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन और पर्यावरण को सुरक्षित भी रखना था। और इसके तहत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि वन्य जीवों का शिकार और उनका व्यापार ना किया जाए, इस पर कंट्रोल रखा जाए ताकि उनकी संख्या कम ना हो। और इसके साथ ही जो प्रजातियां संकट में हैं उनको बचाना, उनको विशेष संरक्षण देना, जिससे कि विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके। और इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा करके वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बचाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कानून के तहत सभी प्रकार के वन्य जीवों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका मतलब यह है कि किसी भी जानवर का शिकार करना, उसे पकड़ना एक अपराध है और इस पर उनको दंड भी दिया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जानवरों को मारता है या फिर उनका शिकार करता है तो उसको दंड भी दिया जा सकता है, उसको जेल में भी डाला जा सकता है। और ये नियम इसलिए नहीं बनाया गया था ताकि जानवरों की प्रजातियां खत्म ना हो, बल्कि उन्हें सुरक्षित रूप से अपने प्राकृतिक आवास में वो रह सकें, इसलिए इस कानून को बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को ये अधिकार था, ये राइट था कि वो कुछ क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या अन्य संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। और इन क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। और यहाँ पर जो मानव गतिविधियाँ होंगी यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी उन पर कंट्रोल रखा जाएगा। इससे जानवरों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो हो सकेंगे। तो इसके बाद तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न वन्य जीवों और पक्षियों की सूची बनाई गई है और उन्हें उनके संरक्षण के स्तर के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। जैसे अगर मैं इसके 3 कैटेगरी की बात करूं तो इसमें पहले है अत्यंत संकटग्रस्त, सेकंड है संकटग्रस्त और थर्ड है सामान्य प्रजातियां। और मैं आपको बता दूं कि इन वर्गीकरण से ये तय करने में मदद मिलती है कि किन प्रजातियों को अधिक सुरक्षा और प्राथमिकता की आवश्यकता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं ये जो कानून बनाए गए हैं इनमें प्रतिबंध और सजा क्या मिल सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कानून में वन्य जीवों के खिलाफ अपराध के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी जानवर का शिकार करता है, उनके अंडों को नुकसान पहुंचाता है या फिर उनके आवास को नष्ट करता है तो उसे जुर्माना या फिर जेल की सजा भी दी जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अधिनियम वन्य जीवों से जुड़े उत्पादों जैसे हड्डी, सींग, चमड़ा आदि के व्यापार पर भी नियंत्रण रखता है। इसका मतलब ये है कि इन चीजों का अवैध व्यापार करना एक अपराध है और इससे न केवल जानवरों की हत्या रुकती है बल्कि तस्करी जैसे अपराध भी इससे कंट्रोल हो पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जैव विविधता से पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में जैव विविधता से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हो और जैव विविधता के प्रकारों के बारे में बताइए, इसके स्तरों के बारे में बताइए। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जैव विविधता को किस तरीके से हम माप सकते हैं, उसके बारे में भी बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर जैव विविधता होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता का मतलब है जीवित जीवों जैसे पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों, इनकी विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैविक विविधता या जैव विविधता जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जैव विविधता के प्रकारों के बारे में या फिर आप कह सकते हैं उसके स्तरों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव विविधता को तीन स्तरों में देखा जा सकता है, यानी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स हैं इसके। इसमें सबसे पहले है आनुवांशिक विविधता, सेकंड नंबर पे आता है प्रजातीय विविधता और थर्ड नंबर पे आता है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आनुवांशिक विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनुवांशिक विविधता का मतलब है किसी प्रजाति के भीतर जीनों यानी आनुवांशिक गुणसूत्रों की विविधता ही आनुवांशिक विविधता कहलाती है। मतलब एक ही प्रजातियों के जीनों में समानताएं भी हो सकती है लेकिन उन्हीं जीनों के बीच अंतर भी हो सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनुवांशिक विविधता किसी आबादी को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार ढलने में और समय के साथ विकसित होने का अपॉर्चुनिटी देती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनुवांशिक विविधता को किसी जनसंख्या में विभिन्न एलील, जीनोटाइप या फेनोटाइप की संख्या से मापा जा सकता है।
तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एक ही पौधे की अलग अलग किस्में या एक जानवर की अलग अलग जातियां। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रजातीय विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रजातीय विविधता का मतलब है किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली अलग अलग प्रजातियों की विविधता से है। इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जीव अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ मौजूद होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रजातीय विविधता को मापने के लिए ये देखा जाता है कि उस इलाके में कितनी तरह की प्रजातियाँ हैं, कितनी संख्या में हैं और कितनी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मतलब है किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पारिस्थितिकी तंत्र विविधता से है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो विविधता है वो किसी एक इलाके के अंदर ही मिलती है। मतलब एक ही जगह पर आपको जंगल, नदी, पहाड़ जैसे अलग अलग नेचुरल सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह की विविधता में जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ शामिल होते हैं। सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता होती क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि जैव विविधता को हम किस तरीके से माप सकते हैं, इसके कितने मेथड्स होते हैं उसको समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता को मापने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला है अल्फा विविधता, दूसरा है बीटा विविधता और तीसरा है गामा विविधता। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अल्फा विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्फा विविधता किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की विविधता को बताता है और इसके साथ ही ये किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या और उनके वितरण को मापता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लीजिए किसी जंगल में 100 अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, तो उस जंगल की जो अल्फा विविधता होगी वो 100 होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बीटा विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीटा विविधता विभिन्न क्षेत्रों के बीच जैव विविधता के अंतर को बताता है। मतलब बीटा विविधता ये मापता है कि 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में कितनी भिन्नताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही जगह पर 50 प्रजातियाँ हैं, दूसरी जगह पर 30 और दोनों में 10 प्रजातियां हैं जो कि कॉमन है। तो बीटा विविधता ये बतलाएगी कि दोनों जगहों में कितना फर्क है। तो इसके बाद लास्ट अब हम बात करते हैं गामा विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गामा विविधता ये बड़े इलाके या पूरे इलाके की जैव विविधता को दिखाता है। मतलब गामा विविधता अल्फा और बीटा विविधताओं का योग है, एडिशन है। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मानव समुदाय और पर्यावरण से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन शिखर, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। और कभी कभी आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजेंडा 21 के बारे में बताइए। तो अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो आंसर होगा वो हमेशा सेम होगा। तो इन सभी के जो आंसर है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे अम्लीय वर्षा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको हमारे पीडीएफ के अंदर उसके क्वेश्चन और आंसर डिटेल में मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी पीडीएफ है उसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। और अगर आपने उस पीडीएफ को अच्छे से कर लिया तो आप आपके एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चंस ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो में नहीं करा सकता क्योंकि टाइम कम है और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, और हो सकता है अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो आपका एग्ज़ाम ही निकल जाए। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन तो वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। और पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जैव विविधता के संरक्षण के तरीकों पर पूछा जाता है कि हम किस तरीके से जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, उसके मेथड्स के बारे में बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि हम किस तरीके से जैव विविधता को बचा सकते हैं, उनके मेथड्स के बारे में बताइए, उनके तरीकों के बारे में बताइए। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के मेन 2 तरीके हैं, 2 विधियाँ हैं, 2 मेथड्स हैं।
पहला है इन सीटू संरक्षण और दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण। और कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में ही बताइए। तो कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आखिर जैव विविधता संरक्षण है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता संरक्षण का मतलब है धरती पर रहने वाले सभी जानवरों, पेड़ पौधों और उनके इन्वायरमेंट को बचाना ही जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। और इसको बचाने के मेन दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला है इन सीटू संरक्षण, जिसे हम यथार्थ स्थान संरक्षण भी कहते हैं, और दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण, जिसे हम पूर्व स्थिति संरक्षण भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को ही थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, इन सीटू संरक्षण का मतलब होता है जीवों को वहीं पर बचाना जहाँ पर वो रहते हैं, यानी उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही उनको सेव करना, उनको बचाना। और एक्स सीटू संरक्षण का मतलब होता है जीवों को उनके घर से बाहर किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित रखना, बचाना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही मेथड्स, ये दोनों ही तरीके जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आखिर इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण के बीच डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, यानी इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सीटू संरक्षण का मतलब है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, इन सीटू संरक्षण कहलाता है। इसे ही हम यथार्थवादी संरक्षण भी कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पूर्व स्थिति संरक्षण की बात करें, या फिर आप कह सकते हो एक्स सीटू संरक्षण की बात करें, तो ये हमें बताता है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी दूसरी जगह पर संरक्षित करना ही एक्स सीटू संरक्षण कहलाता है, यानी पूर्व स्थिति संरक्षण कहलाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं स्थान के बारे में, यानी प्लेस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सीटू संरक्षण जंगल, उद्यान, अभ्यारण्य जैसे प्राकृतिक वातावरण में होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एक्स सीटू संरक्षण की बात करूँ, तो एक्स सीटू संरक्षण जैसे चिड़ियाघर, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, इन जैसे कृत्रिम या फिर विशेष रूप से तैयार किए गए एक इन्वायरमेंट होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इन सीटू संरक्षण का जो ऑब्जेक्टिव है वो पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों को उनके प्राकृतिक रूप में बनाए रखना है। और वहीं दूसरी तरफ एक्स सीटू संरक्षण का जो ऑब्जेक्टिव है वह है संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना और उनकी संख्या को बढ़ाना। तो इसके बाद चलिए हम इन दोनों ही मेथड्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो जैव विविधता है उसको बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन सीटू संरक्षण के बारे में। देखिए, इन सीटू संरक्षण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्स सीटू संरक्षण के एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसके अंदर आते हैं चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, ये सारे एक्स सीटू संरक्षण के अंदर आते हैं। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं इन दोनों ही मेथड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों ही मेथड्स के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानि है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों ही मेथड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इन सीटू संरक्षण के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सीटू संरक्षण में इस विधि के अकॉर्डिंग, इस मेथड से प्रजातियाँ अपने प्राकृतिक आवास में विकसित हो पाती है, यानी अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो हो पाती है, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है, यानी बैलेंस रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एक्स सीटू संरक्षण है ये संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने का एकमात्र उपाय है जब उनका जो प्राकृतिक आवास है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मेथड में कृत्रिम प्रजनन द्वारा संख्या को बढ़ाया जा सकता है और इस मेथड से ही वैश्विक स्तर पर प्रजातियों का संरक्षण किया जा सकता है, उन्हें बचाया जा सकता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन सीटू संरक्षण के डिसएडवांटेज के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर प्राकृतिक आवास खतरे में हो तो ये जो संरक्षण है ये असफल हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्स सीटू संरक्षण के बारे में, तो प्रजातियां कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहने की वजह से अपना जो प्राकृतिक व्यवहार है वो खो सकती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, यानी लागत के बारे में, मतलब खर्चे के बारे में कि कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले इन सीटू संरक्षण के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसे बनाए रखने के लिए कम खर्च और संसाधनों की जरूरत होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो एक्स सीटू संरक्षण है इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, तो इसमें जाहिर सी बात है अधिक खर्च लगता है और संसाधन की जरूरत भी ज़्यादा होती है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही तरीके जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पर्यावरणीय आंदोलन के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्यावरणीय आंदोलन को लेके। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय संबंधित आंदोलन से आप क्या समझते हो, इसके बारे में बताओ, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन करने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत में कई बार पर्यावरणीय आंदोलन हो चुके हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, तो ये सभी आंदोलन भारत में हो चुके हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन के बारे में बताइए या फिर साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में बताइए। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपदा प्रबंधन के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपदा प्रबंधन के ऊपर, जिसमें हमें बताना होता है कि आपदा प्रबंधन से हम क्या समझते हैं और इसकी परिभाषा को बताना होता है, और इसके अलावा आपदा प्रबंधन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताना होता है। इसका जो आंसर है वो आपको हमारे PDF के अंदर मिल जाएगा, और जो PDF का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और इनके क्या रीजंस हैं इसके बारे में हमें बताना होता है, और इनके क्या इफेक्ट है, इसका क्या प्रभाव होता है, इसको भी बताना होता है। और उसके साथ ही हमें बताना होता है कि हम किस तरीके से इन प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं, यानी कि बचाव के उपाय के बारे में भी हमें बताना होता है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि आखिर ये प्राकृतिक आपदाएं होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी घटनाएं हैं जो कि अचानक आती है और बड़े पैमाने पर नुकसान करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में समझते हैं, इनके रीजंस के बारे में जानेंगे, इनके प्रभाव के बारे में जानेंगे, और किस तरीके से हम इनसे बचाव कर सकते हैं इसको समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाढ़ के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप के क्या क्या रीजंस है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हम किस तरीके से भूकंप से बच सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में, फिर हम बात करेंगे सुनामी के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे भूस्खलन के बारे में कि आखिर भूस्खलन होता क्या है, इसके क्या क्या रीजंस हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, और किस तरीके से हम भूस्खलन से बच सकते हैं, उसके बचाव के उपाय के तरीके के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बाढ़ आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो इसका पहला रीज़न है अत्यधिक वर्षा, मतलब ज़्यादा बारिश से ज़मीन पानी नहीं सोख पाती है और पानी जमा होकर बाढ़ बन जाता है। इसका दूसरा रीज़न है नदियों का उफान, मतलब नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी आसपास के इलाकों में भी फैल जाता है। और इसके अलावा अगर जो बड़े बड़े बांध होते हैं अगर वो टूट जाते हैं अचानक से तो पानी हर जगह फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भी बाढ़ आ सकती है, मतलब नालियों में जमा पानी होने की वजह से पानी शहर तक भर जाता है। यानी अगर ड्रेनेज सिस्टम खराब है तो बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बाढ़ के प्रभाव के बारे में, इसके इफ़ेक्ट के बारे में, यानी इससे क्या क्या नुकसान होता है। तो बाढ़ की वजह से जान माल की हानि होती है, मतलब लोग और संपत्ति दोनों को ही भारी नुकसान होता है। और इसके अलावा बाढ़ की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, फसलों का विनाश हो जाता है, मतलब खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और इसके अलावा बाढ़ से बीमारियां फैलने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, जैसे गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं अगर बाढ़ आती है तो हम किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है ऊंचे स्थान पर जाना, मतलब सुरक्षित जगह पर जाने से हम अपनी जान को बचा सकते हैं। और दूसरा तरीका है चेतावनी मानना, समय रहते तैयारी करने में मदद मिलती है, यानी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बाढ़ आने वाली है तो तुरंत सतर्क हो जाना। नेक्स्ट है खाद्य भंडार, मतलब संकट में भोजन और पानी ही काम आता है। और लास्ट है ड्रेनेज सुधार, मतलब अगर हम ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कर दें तो बाढ़ आती है तो भी बहुत कम चांसेस होंगे कि उससे नुकसान पहुंचे, यानी नुकसान होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर बाढ़ आती भी है तो पानी जमा होने से उसे रोका जा सकता है। सो आई होप अब आपको बाढ़ के रीजंस,
इफ़ेक्ट और इसके सॉल्यूशन, हम किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं भूकंप के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं कि भूकंप आने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो इसका पहला रीज़न है प्लेटों का खिसकना, मतलब पृथ्वी की प्लेटों के हिलने से भूकंप आता है। और भूकंप आने का दूसरा रीज़न है ज्वालामुखी की गतिविधियाँ, मतलब जो ज्वालामुखी होते हैं उसके अंदर की हलचल से ही झटके पैदा होते हैं और भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि भूकंप आने से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका क्या क्या प्रभाव होता है, यानी कि आप कह सकते हो इससे क्या नुकसान होते हैं। तो इसका पहला नुकसान है इमारतें गिरना, मतलब जब भूकंप आता है तो जितने भी जो कमज़ोर भवन होते हैं वो टूट जाते हैं और लोग उन्हीं भवन के अंदर फंस जाते हैं, उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर फंस जाते हैं। और इसका दूसरा नुकसान है जनहानि, मतलब अचानक झटकों से जान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जान का। और थर्ड है सड़क क्षति, मतलब जब भूकंप आता है तो सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, जिससे कि आने जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से भूकंप से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है मजबूत भवन बनाना, मतलब भूकंप रोधी निर्माण से हम नुकसान को कम कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है ड्रॉप कवर होल्ड, मतलब इससे चोट लगने से खतरा कम रहता है। इसके अलावा भूकंप आने पर हमें खुले स्थान पर जाना चाहिए जिससे कि हम अपनी जान को बचा सकें, जैसे पार्क में जाना। और इसके अलावा अगर भूकंप आता है तो हमें अपने जो आपात किट होते हैं, मतलब जो भी ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको साथ में लेकर जाना चाहिए, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स या फिर खाने पीने के सामान, जो कि इमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको भूकंप के रीज़न, इफ़ेक्ट और किस तरीके से हम भूकंप से बच सकते हैं, इसके उपाय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं चक्रवात के बारे में, यानी साइक्लोन के बारे में, कि आखिर चक्रवात आने के क्या क्या रीजंस होते हैं और उसके क्या इफेक्ट होते हैं और हम किस तरीके से चक्रवात से खुद को बचा सकते हैं। तो चक्रवात आने का जो पहला रीज़न है वो है गर्म समुद्र, मतलब गर्म पानी से नम्र दबाव बनता है और चक्रवात बनता है। और इसका अगला रीज़न है तेज़ हवाएं, मतलब तेज़ हवा चक्रवात को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं चक्रवात के क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला प्रभाव हमें देखने को मिलता है तेज़ बारिश। जब भी चक्रवात आता है तो भारी बारिश और तूफान से नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा पेड़ गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं। तेज़ हवा से जो संरचनाएं होती हैं वो टूट जाती है, पेड़ और घर दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, या फिर जितनी भी जो इमारतें होती हैं वो सब चक्रवात की वजह से टूट जाती हैं। और इसका अगला प्रभाव पड़ता है तटीय नुकसान, मतलब समुद्र के पास रहने वाले जितने भी जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से साइक्लोन से खुद को बचा सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है शेल्टर में जाना, मतलब अगर कभी चक्रवात आता है तो हमें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए जिससे कि हम खुद को बचा सकें। दूसरा तरीका है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, यानी निर्देश मानना, मतलब अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है सरकार की तरफ से कि चक्रवात आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो बी प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से ही, ताकि नुकसान कम से कम हो सके और हम अपनी जान को बचा सकें। और इसका तीसरा तरीका है अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साइक्लोन आने वाला है तो हमें बिजली बंद कर देनी चाहिए जिससे कि आग और शॉर्ट सर्किट से हम बच सकते हैं। और इसका अगला तरीका है ज़रूरी सामान को इकट्ठा करना, ज़रूरी सामान रखना, क्योंकि इमरजेंसी में यही ज़रूरी सामान हमें हेल्प करते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सुनामी के बारे में, कि सुनामी आने के क्या क्या रीजंस हैं, क्या इफेक्ट है और हम किस तरीके से सुनामी से खुद को बचा सकते हैं। तो इसका पहला रीज़न है सुनामी आने का समुद्री भूकंप, मतलब पानी में हलचल से लहरें उठती हैं और सुनामी आती है। इसका दूसरा रीज़न है ज्वालामुखी विस्फोट। देखिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अचानक पानी ऊपर उठता है और सुनामी बनती है। तो चलिए हम बात करते हैं सुनामी से क्या क्या नुकसान है या फिर इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुनामी की वजह से ऊंची लहरें उठती हैं और ऊंची जब लहरें उठती हैं तो सभी चीज़ों को बहा कर ले जाती है। इसका दूसरा नुकसान होता है तटीय विनाश, मतलब जो तट के पास जितने भी घर होते हैं, सड़कें होती हैं, वो सब चीज़ को नष्ट कर देती है सुनामी। और इसका तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है जनहानि, मतलब इसमें लोगों की जान चली जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सुनामी से खुद को बचा सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है समुद्र से दूर जाना, मतलब जैसे ही आपको पता चले कि सुनामी आने वाली है तो खतरे से पहले ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और दूसरा तरीका है ऊंचाई पर जाना। अगर सुनामी आने वाली है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि लहरों का जो असर है वो कम वहाँ पर होता है जो ऊंची जगह होती है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची जगह पर जाओ। नेक्स्ट है संकेत पहचानना। तो अगर हम पहले से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सुनामी आने वाली है तो समय रहते हमें भागने का मौका मिलता है।
तो नेक्स्ट है पूर्व योजना, यानी हमें पहले से ही प्लानिंग बनानी चाहिए कि अगर सुनामी आती है तो हम किस रास्ते से अपनी जान को बचा सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट अब हम बात करते हैं भूस्खलन के बारे में। तो भूस्खलन आने के रीज़न है भारी वर्षा। देखिए, जब भारी बारिश होती है तो मिट्टी ढीली होकर नीचे खिसक जाती है, जिससे कि भूस्खलन होता है। और इसका दूसरा रीज़न है भूकंप। भूकंप के झटकों से पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा इसका रीज़न है वनों की अत्यधिक कटाई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई की वजह से, पेड़ ना होने से मिट्टी बंधी नहीं रहती और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं भूस्खलन से होने वाले नुकसान के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में। तो इसका पहला नुकसान है रास्ते बंद हो जाते हैं। भूस्खलन से सड़कें बंद होने से आवागमन की जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसका दूसरा नुकसान है घर दबना। देखिए, जब भूस्खलन होता है तो मिट्टी के नीचे काफ़ी सारे जो घर होते हैं वो दब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है जनहानि। भूस्खलन की वजह से काफ़ी सारे लोग मिट्टी के नीचे फंस जाते हैं। और तो चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से हम भूस्खलन से खुद को बचा सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है सतर्क रहना। तो देखिए, अगर आप भूस्खलन वाले एरिया में रहते हो तो आपको पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। और उसका दूसरा तरीका है पेड़ लगाना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती है, पेड़ों की जड़ें, तो इससे जो भूस्खलन की संभावना है वो काफ़ी अधिक कम हो जाती है। तो इसका तीसरा उपाय है सुरक्षित निर्माण। मतलब हमें ऐसे एरिया में घर बनाना चाहिए जहाँ पर भूस्खलन की जो संभावना है वो कम हो। तो इसका अगला उपाय है चेतावनी मानना। मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भूस्खलन की संभावना है तो आपको पहले से ही चेतावनी को मानना चाहिए और खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। सो आई होप अब तक आपको बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी और भूस्खलन यानी जितनी भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके क्या क्या रीजन है, उनके क्या क्या इफेक्ट है और हम किस तरीके से इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही तैयारी और जागरूकता से प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इन नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और ये रही हमारी यूट्यूब जो वीडियो है उसका लिंक। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप हमारी वीडियो को भी वॉच कर सकते हो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती है। और इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक, जिससे कि पुरानी, नई और आने वाली सारी की सारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक, जिससे कि एसवाइएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया है सिलेबस के बारे में, क्या क्या आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, आपको कितने टाइम में अटैम्प्ट करना होता है और किस लैंग्वेज में आपको अपने क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं डिटेल में हर एक यूनिट के क्वेश्चन एंड आंसर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये काफ़ी डिटेल में बनाए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जो क्वेश्चंस हैं ये आपके अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी टाइप से पूछे गए हैं वो सारे के सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इस PDF के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आपने इन PDF के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।